नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टील इंडस्ट्री कौन कौन से पोल्यूटेंट्स रिलीज करती है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ग्लोबल वार्मिंग, कुछ ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज एंड देन सम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। ये सभी क्वेश्चंस प्रीलिम्स 2014 में पूछे गए थे। अगर आप इन सब कंसेप्ट्स के बारे में जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते तो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में इस वीडियो में आप ये सब सीख पाएंगे। साथ के साथ आप अपना एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे और आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपकी मदद करेगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में। कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपको कैपेबल बनाएगी यूपीएससी द्वारा पूछे गए उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीवाईक्यू से फ्रेम किए जाते हैं हर साल। फाइनली आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे और अगर आपको ये लगता है आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं तो आप उनको रिवाइज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया? Number 1, oxides of sulfur. 2, oxides of nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide. Select the correct answer using the code given below. 1, 3 and 4 only, 2 and 3 only, 1 and 4 only, 1, 2, 3 and 4. At this point आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, किसी चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही है उसका हिंदी मीनिंग देखिए, देन ट्राई टू सोल्व इट बाय योरसेल्फ। उसके बाद आप एनालिसिस एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़िए। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी, 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 एंड 4। मतलब स्टील इंडस्ट्री कौन कौन से पोल्यूटेंट्स रिलीज करती है? ये सभी पोल्यूटेंट्स रिलीज किए जाते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हैवी मेटल्स लाइक लीड, मर्करी वगैरह, पार्टिकुलेट मैटर। टॉप प्रोड्यूसर कौन है स्टील के केस में? चाइना नंबर 1 है वर्ल्ड में, इंडिया नंबर 2 एंड जापान इज थर्ड। कंज्यूमर के केस में चाइना इज ऑल्सो नंबर 1, देन इंडिया इज अगेन सेकंड, यूएसए इज थर्ड। इंडिया के केस में जो स्टील इंडस्ट्री है वो लगभग 2% है इंडिया के जीडीपी का, उसका कंट्रीब्यूशन जो है। गवर्नमेंट ने अलग अलग मेजर्स इनिशिएटिव्स लिए हैं स्टील इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन। आफ्टर दैट कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन होता है। जो मेन हब है इंडिया के केस में स्टील इंडस्ट्री के लिए वो जमशेदपुर है, ये झारखंड में है। देन रूरकेला इन ओडिशा, भिलाई इन छत्तीसगढ़, दुर्गपुर इन वेस्ट बंगाल एंड विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। Next is the most important strategy for conservation of biodiversity, together with traditional human life, is the establishment of, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन के लिए कौन सी स्ट्रेटजी सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके साथ ह्यूमन लाइफ का भी ध्यान रखा जा सके, जो ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ है। बायोस्फीयर रिजर्व्स, बोटेनिकल गार्डन्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स। वैसे ये सभी स्ट्रेटजीज यूज़ होती है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में पूछा गया है वो बायोस्फीयर रिजर्व्स है। सबसे पहले जानते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी एक भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स को कहते हैं। कौन सी लाइफ फॉर्म्स? कि किसी एरिया में या फिर आप ओवरऑल अर्थ को भी कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पे स्पीसीज की वैरायटी यानी जीव जंतु पेड़ पौधों की वैरायटी बहुत ज़्यादा हो, उनके अंदर भी भिन्नता हो और इकोसिस्टम्स भी अलग अलग हों। इस टाइप से जो डाइवर्सिटी है उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देन ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये अलग अलग इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे वाटर का प्यूरिफिकेशन करना, एयर प्यूरिफिकेशन, क्लाइमेट का रेगुलेशन करना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ज़रिए सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना, पोलिनेशन की प्रक्रिया को प्रमोट करना। कुछ थ्रेट्स हैं, चैलेंजेस हैं जो बायोडाइवर्सिटी फेस कर रही है इन द फॉर्म ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन्वेजिव स्पीसीज, लैंड यूज चेंज। लैंड यूज चेंज से मतलब ये है कि जैसे पहले एग्रीकल्चर वगैरह पे ज़्यादा ध्यान था, अब अर्बनाइजेशन वगैरह की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं।
अर्बनाइजेशन की वजह से कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अडोप्ट की जाती हैं। उनमें एक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या हैं? ये कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज हैं जहाँ पे टेरेस्ट्रियल, मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम एक साथ में एग्जिस्ट करता है। इन एरियाज़ को नेशनल गवर्नमेंट, यानी जिस देश में भी ये सेलेक्ट किए गए हैं वहाँ की सरकार इनको डेजिग्नेट करती है कि भाई ये एरिया बायोस्फीयर रिजर्व है, और वो एरिया उसी सरकार के कंट्रोल में रहता है। लेकिन ग्लोबल लेवल पे इन एरिया को रिकग्निशन UNMAB प्रोग्राम जो है, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम, वो रिकग्निशन देता है। बायोस्फीयर रिजर्व में आमतौर पर 3 जोन्स होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट जोन है वो कोर एरिया बोला जाता है। वहाँ पे किसी भी तरह की एक्टिविटी प्रोहिबिट की जाती है और सिर्फ साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए, मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड की जाती हैं। देन देयर इज़ बफर एरिया। बफर एरिया कोर एरिया से थोड़ा बाहर रहता है। उसमें कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड की जाती हैं ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके सर्वाइवल को दिक्कत ना आए, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री, इको टूरिज़म वगैरह। आफ्टर दैट देयर इज़ ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ अलाउड की जाती हैं। और लेकिन इस एरिया में भी फोकस ये रहता है जितनी भी एक्टिविटी हो वो सस्टेनेबल हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। इंडिया के केस में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। एंड आफ्टर दैट देर इज़ अनदर टर्म दैट इज़ बोटेनिकल गार्डन्स। ये क्या हैं? ये इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मेन काम प्लांट्स से रिलेटेड कल्टीवेशन, कंजर्वेशन और स्टडी पे फोकस करना। फॉर एग्जांपल कलकत्ता बोटेनिकल गार्डन जो वेस्ट बंगाल में है, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन कर्नाटका में है। आफ्टर दैट देर इज़ नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स क्या हैं? ये प्रोटेक्टेड एरिया हैं। क्यों? क्या पर्पज़ है इनका? ताकि जो भी वाइल्ड लाइफ है, लैंडस्केप्स हैं, नेचुरल जो हैं इकोसिस्टम्स हैं, उनको कंजर्व किया जा सके। किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, रणथंबोर नेशनल पार्क है राजस्थान में। फाइनली देयर इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं जिनका मेन पर्पज़ क्या है? जो वाइल्ड लाइफ है, जीव जंतु हैं, उनके रहने सहने की जगह है, उनको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में, सुंदरबंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज द साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial levels. If the global temperature increases beyond 3 degrees Celsius above the pre-industrial level, what can be the possible impact या impacts on the world? क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि साइंटिफिक व्यू ये है कि ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि टेम्परेचर 3 डिग्री या उससे ज़्यादा चला जाए तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे दुनिया पे, ये सिंपल सी चीज़ पूछी गई है। पहला है कि भाई टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स ए नेट कार्बन सोर्स, वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल occur, all the global wetlands will permanently disappear, cultivation of cereals will not be possible anywhere in the world. Select the correct answer in using the code given below. 1 only, 1 and 2 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4. Again in this case correct answer is B, यानी सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक है। क्यों ठीक है ये देखते हैं कि जो बायोस्फीयर हैं, बायोस्फीयर मतलब फॉरेस्ट वगैरह, फॉरेस्ट से रिलेटेड इकोसिस्टम वगैरह जो हैं वो दे विल टेंड टुवर्ड्स ए नेट कार्बन सोर्स। नेट कार्बन सोर्स से मतलब ये है कि ये जो बायोस्फीयर हैं ये कार्बन को रिलीज भी करते हैं, कार्बन को कंज्यूम अब्जॉर्ब भी करते हैं। तो इनकी जो कार्बन को रिलीज करने की प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाएगी कार्बन को एब्जॉर्ब करने से। मतलब ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और उसको एब्जॉर्ब कम करेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो।
देन कोरल मोर्टेलिटी देखने को मिलेगी बहुत बड़े स्केल पे, जो मेरीन इकोसिस्टम का पार्ट है। आफ्टर दैट ऑल ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर। ये स्टेटमेंट पढ़ के आप कॉमन सेंस से भी इसको देख सकते हैं कि सभी वेटलैंड परमानेंटली डिसअपियर हो जाएंगी। ये चीज़ें इसको एक्सट्रीम बनाती हैं। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये। एक्सट्रीम स्टेटमेंट मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, लेकिन इतने भी नहीं होंगे कि सारी वेटलैंड ही ख़त्म हो जाएंगी और परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगी। सेम जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी गलत है कि भाई सीरियल्स का जो प्रोडक्शन है वो कहीं भी पॉसिबल नहीं होगा दुनिया में। ये भी अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? लॉन्ग टर्म जो सरफेस का टेम्परेचर है अर्थ का, उसमें राइज आना लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे, इस वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन, तो उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। क्या कारण है ग्लोबल वार्मिंग होने के? जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोयला वगैरह, उसकी बर्निंग, डिफोरेस्ट्रेशन, फॉरेस्ट वगैरह का काटना उनको अलग अलग वजह के लिए, जैसे भाई अर्बनाइजेशन के लिए मेन वजह है कि उसको मतलब फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, इंडस्ट्री वगैरह सेटअप की जा रही है। देन इंडस्ट्रियल एमिशंस, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, चेंजेस इन लैंड यूज, इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, ये सभी कारण हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उसके क्या प्रभाव हैं या हो सकते हैं फ्यूचर में? ग्लोबल वार्मिंग होने से, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ने से, वह जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हैं जैसे भाई ड्रट्स वगैरह हैं, फ्लड वगैरह, साइक्लोन, वो ज़्यादा आने लग जाएंगी। सी का जो पानी का लेवल है वो बढ़ेगा क्योंकि ग्लेशियर वगैरह मेल्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बायोडाइवर्सिटी को लॉस देखना पड़ेगा, जैसे वेटलैंड वगैरह डिसअपियर होनी शुरू हो जाएंगी। कोरल जो इकोसिस्टम है उसको भी थ्रेट फेस करना पड़ेगा। इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी फूड और वाटर से रिलेटेड, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डाउन आएगी क्लाइमेट चेंज के असर से। एंड हेल्थ इम्पैक्ट भी होंगे, सीरियस बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी, ज़्यादा वो फैलने लग जाएंगी। इकोनॉमिक डिसरप्शंस आएंगे इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल लॉस, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, टूरिज्म वगैरह पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सोशल डिसरप्शन भी देखने को मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड अदर वल्नरेबिलिटीज़, पॉवर्टी वगैरह। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो हैं दे विल टेंड टुवर्ड्स ए नेट कार्बन सोर्स, इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर थ्री। यानी नीचे 4 ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, इनमें से 3 एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, बाकी नहीं करते। कौन कौन से? ए क्रैब, माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर। करेक्ट आंसर इज ए क्रैब। यानी क्रैब एक डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, बाकी ये सभी एक क्लास से बिलोंग करते हैं। कौन सी क्लास है वो? जो क्रैब है, दे आर डिकेपोइड एंड crustaceans. Pronunciation I have tried to check, you can check it online. Then these are the organisms having broad flattened body. ये इस कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स मतलब से बिलोंग करते हैं। आफ्टर दैट जो माइट, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर हैं, ये सभी arachnid ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इमेज you can see how they look like. फाइनली कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट दे रखे हैं। क्या? द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। सेकंड, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। नंबर 3, द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। ये 3 एग्रीमेंट दे रखे हैं और क्या पूछ रखा है? विच ऑफ द अबव हैज़ और हैव ए बेयरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी। यानी इन एग्रीमेंट्स में से कौन सा या कौन से बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, संबंध रखते हैं। 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी। यानी तीनों ही एग्रीमेंट बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्या हैं ये एग्रीमेंट? इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसको सीड ट्रीटी या फिर प्लांट ट्रीटी भी बोलते हैं। ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है
जिसका मेन पर्पज क्या है कि जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन करना, उनका सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करना, किसके लिए? फूड और एग्रीकल्चर के लिए। इसको फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 में अडॉप्ट किया था, लेकिन ये इफेक्टिव यानी काम में आना शुरू हुआ था ऑपरेशनल, इसका मतलब जो ऑपरेशनल एक्ट था वो शुरू हुआ था 2004 में। दिस इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNPCD। ये क्या है? ये भी एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। क्यों? ताकि डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्रट से रिलेटेड समस्याओं को निपटाया जा सके, उनका सॉल्यूशन किया जा सके। कैसे? बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसको 1994 में रियो अर्थ समिट के दौरान साइन किया गया था एंड ये इफेक्टिव हुआ था 1996 से। 197 पार्टीज हैं, सभी ने इसको रेटिफाई कर रखा है। आफ्टर दैट देयर इज वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इट इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल ट्रीटी whose main objective is to conserve nature and preserve cultural properties। इसको यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था कब? 1972 में। कब से ये इफेक्टिव हुआ? 1975 से। 195 मेंबर्स ने इसको साइन किया है और रेटिफाई भी किया है। यही वो कन्वेंशन है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए क्राइटेरिया डिसाइड करता है। मतलब ये बताता है कि भाई किस बेसिस पे कोई साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड की जाए यूनेस्को के द्वारा। That is all in this video regarding environment PYQs. Thank you.